हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 देख रहे हैं और इसी के अंदर हम अभी कल जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी में लाइक कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है एंड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने जाना कि जो करंट डेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज और चार्ज कैसे रहता है, कैसे फ्लो ऑफ चार्ज होता है, टी टाइम पर हम चार्ज कैसे निकालेंगे या फिर इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे, वो हमने चीज़ें देखी थी कल। ओके, उसके बाद में हमने ये छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे कि चार्ज वेरी कर रहा हो टाइम के साथ तो उसमें करंट कैसे रहेगा, किसी पर्टिकुलर टी टाइम पर कैसे करंट निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने करंट डेंसिटी देखी थी। करंट डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला हमारा इस तरीके था कि आपका जो करंट आएगा वो उस क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्शन में होना चाहिए। आपको पता है एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसके अलोंग जो देखोगे तो और करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे थे कि हमारा जो फॉर्मूला था वो J इक्वल टू आई अपॉन ए आ रहा था। ठीक है, तो यहां से I का फॉर्मूला हम लिख पा रहे थे कि J A इस तरीके से था। ठीक है, और यदि हमें पता चलता है कि एरिया का डायरेक्शन इधर है और करंट की डायरेक्शन इधर है तो हम उसका एरिया का कंपोनेंट लेते थे उसी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में हम एरिया का कंपोनेंट लेते थे और हम इस तरीके से कुछ एरिया बनाते थे और इसी डायरेक्शन में एरिया को लेके आते थे, मतलब ए कॉस थीटा। और फिर हम जे इक्वल टू लिख पा रहे थे आई अपॉन ए कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का वो कंपोनेंट यूज कर रहे थे हम। ठीक है, तो यहां से लिख पा रहे थे हम आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। फिर हमने इसको डिफाइन किया कि ये जे भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है और कॉस थीटा आपका दोनों के बीच में एंगल है, तो आई को ऐसे लिख पाते हैं जे डॉट डॉट प्रोडक्ट कराते हैं ए के साथ। ठीक है, जे डॉट ए। इसीलिए हमने बोला कि आई क्या है यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी। एज ए स्केलर क्वांटिटी हम इसको कंसीडर करेंगे। ओके, ये चीजें हमने कल देखी। चलो इसके बाद में अब आगे की कहानी आज देखते हैं। ठीक है, ये वही कल हमने देख लिया था ये कि आई जो है वो एरिया के अलोंग होनी चाहिए, मतलब एरिया की डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए, मतलब आई की डायरेक्शन भी यही है और ए की डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए। नहीं है तो उसका कंपोनेंट करो। ठीक है, और जे को ये लिख पा रहे थे हम, जैसे यहाँ पे डेल्टा एस के फॉर्म में दिया है तो आप लिख सकते हो डेल्टा आई इक्वल टू जे डेल्टा एस कॉस थीटा। तो डेल्टा आई इक्वल टू क्या लिख पाओगे आप, जे डॉट डेल्टा एस। डेल्टा एस के यहाँ पे एरिया है, ध्यान रखना क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, चलो भाई यहां तक की कहानी हम समझ चुके थे पहले। ओके, जैसे यहाँ पे एरिया है एन कैप, एन कैप मतलब एरिया की डायरेक्शन इधर है इस डायग्राम में, तो ये एरिया की डायरेक्शन है, तो इस एरिया को इधर कंपोनेंट लिया हमने। उसके बाद में हम करंट डेंसिटी निकाल पाए। ओके, तो किसी भी फिगर में, जैसे मैंने कल 2-3 फिगर बनाए थे कि आपके पास ये इसका फ्रंट फेस है और इलेक्ट्रिक करंट भी ऐसा ही है, एक ये साइड व्यू है और इलेक्ट्रिक करंट भी ऐसा ही है, और ये एक वर्टिकल में है और करंट फिर भी ऐसे ही जा रहा है। तीनों के लिए हमने डायरेक्शन देखी थी। तो देखो ये जो फर्स्ट फेस है ना, जो फर्स्ट सरफेस है उसका डायरेक्शन आपकी तरफ है, मतलब डिस्प्ले की तरफ है। तो यहाँ पे जो एरिया है ना वो एरिया डॉट में है, डॉट मतलब बाहर की साइड है, इधर साइड। ठीक है, और करंट इधर जा रहा है, तो यहाँ पे जो इनके बीच में 90 डिग्री है, ध्यान रखना थीटा कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री। यहाँ पे दिख रहा है इसकी इसी की डायरेक्शन में, ये वर्टिकल है, मतलब ये इस तरीके से है, जैसे ये फेस हो गया आपका तो ये इसके आगे की तरफ ऐसे है। ठीक है, मतलब ये आपका अभी फर्स्ट फेज तो ऐसा है, उसकी डायरेक्शन की तरफ आपकी तरफ। ठीक, दूसरा फेज क्या है, इधर की साइड है ऐसे, तो ये इसकी डायरेक्शन ये होगी और करंट भी इधर ही है। पहले वाले में क्या रहा था, पहले वाले में फर्स्ट में ऐसे था, मतलब एरिया की डायरेक्शन आपकी तरफ और करंट ऐसे, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री।
अभी सेकंड फेस आपका ऐसा है, ठीक है, उसका साइड व्यू दिख रहा होगा आपको, साइड व्यू दिख रहा है, इसका मतलब ये ऐसा करंट है, ठीक है, और लास्ट जो है वो ऐसे है, ठीक है, वर्टिकल है, तो मतलब एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और करंट ऐसे है, तो इसके बीच में भी एंगल 90 रहेगा, तो लास्ट वाले में भी एंगल 90 रहेगा और इसमें एंगल 0 रहेगा आपके बीच। तो ऐसे एंगल ध्यान रखना तीनों में, ओके, समझ गए। तो cos 90 की वैल्यू 0 रहती है, मतलब यहाँ पे 0 रहने वाला है आपके पास, ओके। चलो ये तीनों फेसेस आपने देख लिए या फिर इनके डायरेक्शन आपने समझ लिया। डायरेक्शन समझना सिंपल, ओनली ऑन आपको ध्यान रखना है कि जो एरिया की डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जिधर सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, ऐसे सरफेस है तो इधर, ऐसे सरफेस है तो इधर, और ऐसे सरफेस है तो ऊपर की तरफ, ओके। चलो आगे, अब चलते हैं आगे इसमें। जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये हमने कल कर लिया था कि क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन बीम दे रखा है आपको, ये एक इलेक्ट्रॉन बीम दे रखा है और इसका एपरेचर है, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इधर है और ये बीम है, इसका मतलब ये इसका एपरेचर है, एपरेचर मतलब इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, वो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, और पर सेकंड निकालना था, तो ये कल मैंने होमवर्क दिया था, तो ये आपको आपने कर लिया होगा ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आई हमें पता, आई भी हमें पूछा है, जे भी हमें पूछा है। आई तो सिंपल निकाल लोगे क्यू अपॉन टी से, क्यू क्या लिखोगे एन ई, और ये डिवाइड बाई टी करके, ओके। और जे कैसे लिखोगे, जब आई निकल गया तो ए हमें दे ही रखा है एम एम में, ए एम एम में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर में कर लेना, ठीक है, -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपका एरिया, क्योंकि 1 mm में 10 की पावर -3 मीटर होता है, ओके। तो यहाँ पे एरिया मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूले से आपको करंट मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इजीली निकाल पाओगे, कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है, ओके। चलो अब आगे देखते हैं ड्रिफ्ट। तो आज देखते हैं कि ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वगैरह होती है वो किस तरीके से होती है, ओके। चलो, तो कल मैं आपको यही बता रहा था कि जो भी आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर, जैसे ये इधर डायग्राम दे रखा है एक, तो ये जो कंडक्टर है उसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये इस कंडक्टर की जो भी वायर की लेंथ है वो एल होती है, ये लेंथ होती है, ठीक है। तो इसी में इजीली तरीके से समझना, एक बार ढंग से समझना। देखो मैंने कल आपको ये बताया था कि यहाँ पे बना के समझाता हूँ मैं आपको, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन कर रहा होता है पहले तो, है ना, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, मतलब वो रैंडम मोशन करता है इधर उधर, लेकिन जाता कहाँ पे है, अपनी जगह चला जाता है, मतलब ए से स्टार्ट हुआ और बी अपनी जगह वापस आ गया। ये कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल नहीं था, मतलब कोई भी वी वोल्टेज, वी वोल्ट की बैटरी उससे कनेक्ट नहीं थी, क्योंकि इस टर्मिनल को इस टर्मिनल को जोड़ नहीं रखा था किसी भी बैटरी से। तब ये हो रहा था कि वो रैंडम मोशन तो कर रहा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो अपनी जगह ही आ रहा था वापस, उसकी स्पीड तो थी कुछ, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी नहीं थी, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो रहती है। जब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, जब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, तो इन टर्मिनल्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस लग जाता है, यहाँ पे इधर हाई पोटेंशियल लग जाता है, हायर मतलब जो भी वोल्टेज है, ठीक है, वी वोल्ट की बैटरी लगाया तो इसके बीच में, इसका मतलब यहाँ पे हायर पोटेंशियल लगा दिया और इधर लोअर पोटेंशियल हो गया हमारा, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वोल्टेज लगा दिया उस पर, आपने वोल्टेज लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया वहां पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब नॉट इक्वल टू जीरो है यहाँ पे अंदर की साइड। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इधर उधर रैंडम मोशन करता है और कहीं ना कहीं मोमेंट हो जाता है उसका, मतलब वो इधर कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा सा वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आया ना आपका, ये डिस्प्लेसमेंट आया ना, तो इसमें कुछ ना कुछ रैंडम टाइम भी लगा होगा, है ना भाई, यहां से यहां पे गया ना, ये ए से बी तक जो भी गया है आपका, तो ए से बी डिस्प्लेस होने में कुछ ना कुछ टाइम लगा है, और ये डिस्प्लेसमेंट भी आया है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा, एक तो वो टाइम,
और जितना डिस्प्लेसमेंट आया वो, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का जो डिवाइड है उसी को बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअल में पहली बात तो ये ध्यान रखना, इधर से इधर देखो, पहले ये है ना ऐसे कोलिजन हो रहा था, इसमें इधर से इधर गया, ये इधर इधर टक्कर खाया, और जितना भी कोलाइड हुआ, मान लो ये लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, ऐसे ऐसे इसने ना कवर किया लैम्बडा n तक, ठीक है। ऐसे मतलब कोलिजन होते हुए कहीं ना कहीं जाके पहुंचा वो, तो वो जो टोटल डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस उसने कवर की, उसको लेते हैं लैम्बडा से, ध्यान रखना, लैम्बडा एवरेज से, मतलब लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 ऐसे सबका सम कर लेते हैं लैम्बडा n तक, और उसमें n का डिवाइड दे देते हैं, तो ये एवरेज लेंथ आती है, एवरेज लेंथ आती है, तो इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ध्यान रखना, इसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ, ओके, मतलब वही टोटल एवरेज लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे हर कॉलिजन में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, टो 1, टो 2, टो 3, है ना, तो उनके लिए भी हम सारे टाइम को, अब यहाँ पे टो से टाइम को दिखा रहे हैं, ध्यान रखना, तो सारे टाइम को क्या लिया होगा हमने, टो 1, टो 2, टो 3, ऐसे सारे टो n तक लिया होगा आपने, और n का डिवाइड दे दे तो यहाँ से टाइम भी निकल गया, तो इस टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ध्यान रखना कि ये रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब ओवरऑल एवरेज टाइम एक तरह से, ठीक है। और हम बात करें इसका कि ये जो लेंथ कवर किया है इसने लैम्बडा, और कितना टाइम लगा ओवरऑल, डिस्टेंस अपॉन टाइम ओवरऑल एक तरह से, ठीक है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना ए से बी, वो एक तरह से लैम्बडा आता है, ध्यान रखना, तो ये एवरेज लेंथ ले लेते हैं और एवरेज टाइम ले लेते हैं, इससे हमें मिलती है जो वेलोसिटी मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई। अब इसका प्रॉपर तरीका नहीं होता निकालने का, लेकिन हम एवरेज ले लेते हैं कि टोटल ओवरऑल हमने मान लिया इतना, तो इतनी लेंथ कवर किया होगा, ये लैम्बडा लेंथ कवर किया होगा ये, ठीक है, और इतना ही टाइम लगा होगा, तो डिस्टेंस अपॉन ये इतना डिस्प्लेसमेंट आया एक तरह से, ये तो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से निकाल लिया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब ओवरऑल एवरेज टाइम को ले लेते हैं और एवरेज लेंथ को ले लेते हैं, तो ये लेंथ कवर करने में इतना टाइम लगा हमें, एवरेज लेंथ अपॉन एवरेज टाइम, इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। तो ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरीके से। अब आपको ये देखना है कि इसका एक्चुअल में अब डेरिवेशन किस तरीके से होता है, ये भी समझेंगे हम, ठीक है। तो आओ, ये तो आपको मैंने एक्चुअल में जो अंदर चीज हो रही होती है ना वो चीज बताइए। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ना, अब इसका जो भी फॉर्मूला वगैरह निकालेंगे वो किस तरीके से निकालते हैं। देखो, पहले इसकी जो स्पीड थी, मतलब एवरेज वेलोसिटी थी इसकी, वो 0 रहती है, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाती है आपके पास, ठीक है। चलो भाई, हमें पता है यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पोटेंशियल डेवलप है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी आ रहा होगा यहाँ पे, है ना, तो एक्सेलरेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए भाई, इस रीजन के अंदर मैं इस रीजन के अंदर की बात करूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। अब सीधी सीधी बात करते हैं हम ऐसे कि मान लो यहाँ पे इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, इधर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो हर मतलब कोई भी चार्ज आपका हो सकता है पॉजिट्रॉन हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो, तो इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है और वो तो लेके जा रहा होगा इसको, है ना, वो फोर्स कितना होगा, क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये आपको पता होगा कि ये कहां से आया, हमने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्यू अपॉन एफ अपॉन क्यू ई होता है ना, तो यहां से एफ की कैलकुलेशन कर सकते हो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो उस पर फोर्स लगता है क्यू इंटू ई, बिल्कुल, और उस चार्ज का कुछ ना कुछ मास भी होगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एम ए इक्वल टू क्यू ई, मतलब उस
चार्ज का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, Q इंटू ई अपॉन एम। अब यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन है वो, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा हुआ है वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल पे कि पोटेंशियल कितना लगा हुआ है, ठीक है। और चार्ज आपको पता ही है, तो वहां से आप एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इधर से मतलब इस टर्मिनल से इधर की तरफ जाएगा वो, तो वो आपको दिखाएगा कि कितना एक्सेलरेशन है उसके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, एक्सेलरेट तो होगा ही होगा, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा, और वहां पे टाइम भी हमारे को पता है, तो हम ओवरऑल उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल पाएंगे। अच्छा, हमारे पास एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है भाई। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि 0 थी जब पोटेंशियल नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, टोटल निकालने की कोशिश करते हैं। आओ, तो हम इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन, अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मोशन की इक्वेशन लगाते हैं। मोशन की इक्वेशन कौन सी लगाए, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। वी निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो आप एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। आइए लगाते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे, अच्छा कई बुक्स में दे रखा होता है सिंपल फर्स्ट इक्वेशन से निकाल देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत है, बट ये तरीका आपका परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं, एकदम सही आएगा। उसमें 2 का वेरिएशन आएगा, मैं काफी स्टैंडर्ड बुक्स में बता सकता हूँ कि वो 2 आता है, ठीक है। एनसीईआरटी में वो 2 नहीं दे रखा होगा, तो उसका कोई ज्यादा लोड मत लेना आप, ठीक है। चलो, इस इक्वेशन से देखें हम, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं एस जो है, एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एस इक्वल टू जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया था हमारा उस छोटे से पॉइंट के लिए, dt टाइम के लिए, जो टो टाइम लग रहा था उसमें, डिस्टेंस आ रही थी लैम्बडा, यू हमारा 0 है, प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, क्यू ई अपॉन एम, इनटू उसमें टाइम कितना लग रहा था, टो स्क्वायर, ये लेंथ आ गई आपकी, ठीक है। अच्छा, लेंथ आ गई, अभी अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया कि वीड इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टो होना चाहिए। क्या लैम्बडा अपने पास है, तो है ही, तो डिवाइड कर दो। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले में हम रखते हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं v इक्वल टू लेमड़ा की जगह पूरा फॉर्मूला रख दो, 1/2 क्यू ई टो स्क्वायर अपॉन एम, और एक डिवाइड में टो था, याद करो ये वाला टो है ना, तो इसका टो का डिवाइड देंगे हम, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा। अब इस वेलोसिटी का बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वीडी का फॉर्मूला क्या आया, क्यू ई स्क्वायर, ई एक टो से टो कट गया हमारा, क्यू ई टो अपॉन 2m। हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, भाई चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे ई ई टो अपॉन 2m, 2m मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, समझे। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ई ई टो अपॉन 2m याद रह जाएगा, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अच्छा, एक फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, अभी और भी फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है कि किस तरीके से आया, ओके। चलो, अब आगे देखते हैं इसमें आगे और चीजें क्या क्या रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आप थ्योरी है, ये आपके लिए पढ़ने के लिए है, मैंने आपको यहाँ पे पूरी डिटेल बता दी है कि किस तरीके से क्या हमें कैलकुलेशन करते हैं, कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं, कैसे मोशन की इक्वेशन यूज करके हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं, ओके। चलो, इसमें अभी आगे आएगा, इससे पहले मैं ही बता देता हूं आपके पास, हम यहाँ पे रिलेशन देखते हैं किसके बीच में, आई और वीडी के बीच में, रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी, ओके। तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखें, तो हमारे पास रिलेशन कैसे निकल सकता है, हमें पता है
आई इक्वल टू क्या होता है? हाँ भाई बताओ, या इसको अलग से साइड में बताते हैं, यहाँ पे गिच पिच हो जाएगा। क्यू अपॉन टी तो होता है, 1 मिनट में बताता हूँ, देखो इधर इस पेज में देखो, हमें आई वर्सेज वीडी के बीच में रिलेशन निकालना है, ओके। तो अभी अभी हम देख रहे थे कि इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर चार्ज इधर से इधर भाग रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टोटल चार्ज कितने होंगे? टोटल चार्ज हमारा निकालना है हमें, तो हमें पता है क्यू एन इंटू ई होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो एन इंटू ई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई ई करेंगे हम। हमें पता है, मान लो यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और आपकी जो लेंथ है वो एल है, ये वायर की लेंथ और वायर का एरिया हो गया आपके पास, ठीक है। मैं बोलूं यहाँ पे एक यूनिट एरिया में, या फिर मैं छोटा सा डीएक्स ले लूं यहाँ पे इस तरीके से कि इसकी डीएक्स लेंथ है, इस डीएक्स लेंथ में इस डीएक्स वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम मान लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही रहेगा आपका, है ना। इस छोटे से वॉल्यूम में डी क्यू चार्ज है, ठीक है, ठीक है भाई, डी क्यू चार्ज है इसमें। और डी क्यू चार्ज कितना होगा? डी क्यू चार्ज होगा वॉल्यूम, इस छोटे से का वॉल्यूम, छोटे से का वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू डीएक्स, एरिया इंटू डीएक्स, ये हो गया इसका, ठीक है। इसमें टोटल वॉल्यूम कितना होगा, मतलब टोटल चार्ज कितना होगा? जितना भी चार्ज है, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके जो भी एन है, मान लो एन लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एन क्या है? एन है पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज करंट पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोल देते हैं। आपको कई बार सुनने को मिलेगा कि स्मॉल एन और कैपिटल एन में अलग अलग फर्क है, ध्यान रखना। स्मॉल एन नाम लेंगे हम पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो स्मॉल एन है हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन को बोलेंगे हम कैपिटल एन क्यू अपॉन वॉल्यूम, इसका जो भी टोटल वॉल्यूम आएगा आपका, ठीक है, कि पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना है, स्मॉल एन को दिखाएंगे हम पर यूनिट वॉल्यूम। या फिर ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हो आप कि स्मॉल जो एन है ना, वो आपका रहेगा स्मॉल एन को याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि चार्ज तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये एन ध्यान रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको याद रख लेते हैं एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर, क्योंकि क्यू इक्वल टू एन ही पढ़ के आते हैं। अरे वो एन अलग है, ये एन अलग है, ये एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखना, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल कितना होगा? पर यूनिट वॉल्यूम है तो टोटल चार्ज कितना होगा, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो वो होंगे एन अपने एन इंटू वॉल्यूम। अरे ये स्मॉल एन क्या है अपना? नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये जो कैपिटल एन बोल रहा हूं ना मैं, ये बोल रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल सकते हैं? अरे पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है तो टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये एन है, एन इंटू वॉल्यूम। अच्छा, मैं छोटे से डीएक्स की बात कर रहा हूं, इस डीएक्स एरिया में चार्ज कितना होगा इस छोटे से एरिया में? तो आप लिखोगे कि सर एन इंटू इसका वॉल्यूम, और क्यू इक्वल टू एन ही होता है, तो ये तो एन आया है, ध्यान रखना। अब लिखो ई,
जो तुम लिखते हो ना Q इक्वल टू एन ई, वो ये है। मैं यहाँ पे ई लिखने में था, बट ये चीज समझाना जरूरी था भाई, ये कहां से आया। ठीक है, तो हम n इंटू क्यू इक्वल टू एन ई लिखते हैं ना, तो ये तो n को दिखा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा है, और e आपका चार्ज है, क्योंकि हमने पढ़ा है Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो n है अपना, वहां पे n आता था, अब यहाँ पे कैपिटल N लिख दो, क्योंकि स्मॉल n और यहाँ पे स्मॉल n में कंफ्यूज हो जाओगे। तो Q इक्वल टू एन ही पढ़ते हैं हम। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और e क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो हम इस छोटे से एरिया में क्या लिखेंगे, छोटे से एरिया में dq चार्ज है, तो उसको क्या लिखेंगे, n इंटू ई। ठीक है, तो ये आया आपका क्या, dq। ओके, अब देखो यहां पे, तो हम इसमें यदि dt का डिवाइड दे दे, dt का मान लो यहां पे इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, इसको पार करने के लिए dt टाइम लगा, यहां पे चार्ज को dx डिस्टेंस कवर करने में dt टाइम लगा, तो हम dt का डिवाइड दें या dt से डिफरेंशिएट करें, तो dq अपॉन dt क्या लिखोगे, एन ई ए dx अपॉन dt, और दोनों साइड dt का डिवाइड दे दिया एक तरह से, या t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दिए। अब हमें पता है dq अपॉन dt को क्या लिखते हैं, dq अपॉन dt को लिखते हैं i। तो एन ई ए और dx अपॉन dt क्या है, ये dx डिस्टेंस dt टाइम में कवर किया, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, vd। तो I इक्वल टू एन ई ए वी डी, याद रखना। अरे चार्ज कितना चला, dx डिस्टेंस कितने टाइम में, dt टाइम में, तो वही तो पता करना था हमें कि चार्ज कितना था, है ना। तो एक्चुअल में I इक्वल टू एन ई ए वी डी आ सकता है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो I इक्वल टू एन ई ए वी डी, याद रखना, एन ई ए वी डी। और n क्या है, ध्यान रखना, ये n ध्यान रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, समझे, चलो भाई समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, तो I और VD के बीच में एक रिलेशन ये याद रखना है, और एक VD का जो फॉर्मूला हमने अभी अभी लिखाना था वो याद रखना है, ई ई टो अपॉन 2me। ओके, चलो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। अब यहां पे हम इससे रिलेटेड और चीजें देखते हैं। ओके, ये तो आपने समझ ही लिया। चलो भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके बीच में कैलकुलेशन देख लिया आपने। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बतानी है, और 1 एम्पियर करंट है इसके पास। ठीक है, और इसका एरिया 2 mm स्क्वायर है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब, calculate the drift velocity of the electron when 1 ampere of the current exists at the copper wire, the cross section area, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है इसका, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर क्यूब, n की वैल्यू दे रखा है, वो स्मॉल n की वैल्यू दे रखा है, ध्यान रखना, अभी अभी हम पढ़ रहे थे ना, वही स्मॉल n कितना पर यूनिट वॉल्यूम, तो देखो ये वॉल्यूम ही है, पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 8.8 8.5 इंटू 10 की पावर 22। ओके, एन दे रखा है आपके पास, ए बी दे रखा है आपको 2 mm स्क्वायर, कन्वर्ट कर लेना 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर में। ये वॉल्यूम दे रखा है आपको किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब के लिए लिखना है तो वो भी अलग वैल्यू लिख लेना। कैसे लिखोगे, एन कोई डिवाइड में वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 8.5 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड में सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं,
100 का डिवाइड मतलब 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्यूब है, आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर होता है। तो इसका क्यूब करो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6। क्यूब कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। दोनों साइड क्यूब किया ना हमने, ऊपर वाली क्वांटिटी को याद रखना, उसी का क्यूब करोगे तो ऐसे ऐसे ही याद रखा करो, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट कन्वर्ट करने के लिए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को 10 की पावर -6 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 10 की पावर -6 मीटर क्यूब माइनस 10 की पावर 6 का डिवाइड देंगे, तब जाके ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम आपका किस में कन्वर्ट हो गया है अब यहाँ पे, मीटर क्यूब। समझ गए? तो ये एमकेएस में वैल्यू आ गई आपकी एन की, ये ए की वैल्यू आ गई है। और क्या दे रखा है यहाँ पे, करंट दे रखा है, वो आपको दे रखा है 1 एम्पियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो परफेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो आपको वीडी निकालना है यहाँ पे। क्या अब वीडी निकाल पाओगे? अभी अभी हमने पढ़ा आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वीडी। क्या वीडी निकाल पाओगे? आपको वीडी पूछा है तो क्या लिखोगे, आई के अंदर किसका डिवाइड दे दोगे, एन का, ई का और ए का। क्या ये सारी वैल्यूज आपके पास है? क्या आई है? बिल्कुल। क्या एन है? बिल्कुल। क्या ई है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ए आपको दे दिया है इसने। ठीक है, सब एमकेएस में रखना है, आंसर निकाल लेना है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क, आगे का काम आप करोगे खुद। ओके, चलो आगे देखते हैं इसमें ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ भी देखो, यहां से हम ओम्स लॉ भी प्रूफ करते हैं। ओम्स लॉ आपको पता है, आर इक्वल टू, थोड़ा बहुत पता होगा, 10th क्लास में आपने इस तरीके से पढ़ा होगा कि आर इक्वल टू क्या होता है हमारा, बताओ। आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। 10th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा कि जो v है वो i के प्रोपोर्शनल होता है, इतना ही पढ़ा होगा वहां पे, कि जो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, और इसके प्रोपोर्शनल जब कांस्टेंट लेते हैं तो वो r कांस्टेंट लेते हैं, कि v इक्वल टू आर आई होता है, और जहां पे r जो कांस्टेंट है उसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं। यही पढ़ा होगा आपने, है ना। और इसके अलावा ये तो कांस्टेंट था, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा r इक्वल टू रो एल अपॉन ए भी पढ़ा होगा, जहां पे पढ़ा होगा कि ये जो रो है वो है रेजिस्टिविटी, और एल लेंथ है वायर की, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये पढ़ा है आपने। ओके, चलो ठीक है। अब ये देखते हैं ये आया कैसे, वी अपॉन आई। वी अपॉन आई का रेशियो जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट होता क्यों है, वो चीज समझते हैं। और उस कांस्टेंट को आर बोला गया तो कहां से बोला गया, ये रो एल अपॉन ए कहां से आया, ठीक है, इसी की कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इधर। हमें पता है अभी अभी फॉर्मूला, दो फॉर्मूले मैंने बोले कि याद रखना आपको। एक तो कौन सा, वीडी, क्या था वीडी का फॉर्मूला, ई टो अपॉन 2 me। और एक फॉर्मूला था हमारे पास आई इक्वल टू एन ई ए वीडी, याद है? याद है ना, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि आर इक्वल टू, ये सच में वी अपॉन आई का जो रेशियो होता है वो सच में कांस्टेंट आता है क्या। चलो, वीडी की वैल्यू है ना इस इक्वेशन में रखो सेकंड में, तो आई का हम क्या लिखेंगे, एन ई ए वीडी, वीडी की जगह हम पूरा लिख देंगे ई टो अपॉन 2 me। ओके, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना वो ई नहीं है ना, कहीं ई से ई काट दो, ऊपर वाला ई चार्ज है, नीचे वाला एम मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो उसको डिनोट में है, ध्यान रखना। ओके, चलो हमें ये पता है। अब हम इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ के आते हैं, हमें पता है v इक्वल टू ई डॉट डी आर पढ़ते हो ना, या फिर v इक्वल टू ई डॉट डी आर पढ़ते हो, या v इक्वल टू क्या पढ़ते हो, v इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू, तो डीवी अपॉन डी आर मतलब पोटेंशियल अपॉन
कितना पोटेंशियल, ये पोटेंशियल ध्यान रखना, वी वोल्टेज, वी अपॉन एल भी पढ़ते हो। जो हमारा कंडक्टिंग वायर था उसकी लेंथ कितनी है और कितना उसके टर्मिनल वोल्टेज लगी है, यहाँ पे इनके बीच में कितनी वोल्टेज लगी है, इसमें हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, आप ये मान के चलते हो, तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, वी। तो यहाँ पे जो ई आता था ना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड ऐसे, वो आता था वी अपॉन एल, ध्यान रखना, वी यहाँ पे वोल्टेज, ध्यान रखना, वी अपॉन एल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन हमने देखा कि इक्वल टू वी अपॉन एल लिख सकते हैं हम। वी यहाँ पे पोटेंशियल है, ध्यान रखना, ये पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, ओके, कि इसके पोटेंशियल ड्रॉप कितना है टर्मिनल्स पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ध्यान रखना यहाँ पे V अपॉन एल, ये याद रखना। चलो अब इसमें कैलकुलेट कर दी, ये तीनों फॉर्मूले का यूज है और कुछ नहीं है। तो I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन ई ए, फिर इधर लिखेंगे ई टो अपॉन, नीचे लिखेंगे 2 एम ई, या एम लिख देते हैं, एम ई या एम लिख दो, ओके। ई को लिखो आप, वी ई को क्या लिखोगे, V अपॉन एल, हाँ भाई ये लिख सकते हो ना। अब आपको V अपॉन आई का रेशियो चाहिए, तो देखो ये सारे के सारे उधर भेज दो, तो ये उधर भेजोगे तो ये देखो ई तो ई स्क्वायर हो गया, ये इसको एक बार और सोल्व कर लेते हैं, एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन 2 एम ई इंटू वी अपॉन एल, है ना। यदि हम यहां से रेशियो निकाले, देखो V को यहीं रखो, I को उधर भेजो, ठीक है। तो ये सब उधर भेजेंगे तो ये आएगा 2 एम ई एल अपॉन, ये डिवाइड में चला जाएगा, एन ई स्क्वायर ए। तो ये रिलेशन बन गया हमारा। अब आप ध्यान से देखो ना यहाँ पे, तो जो V अपॉन आई का रेशियो आया है वो आया है 2 एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर, टो कहां गया, टो भी है इसमें, एन ई स्क्वायर टो इंटू एल अपॉन ए। इस रेशियो को ध्यान से आप देखते हो, इस रेशियो को आप ध्यान से देखते हो तो देखो एम ई कॉन्स्टेंट है, एन कॉन्स्टेंट है, ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है भाई, है ना। तो इस पूरे नंबर में सारे के सारे नंबर आपके है ना कांस्टेंट है, तो इनको बोला गया आर, ठीक है। तो V अपॉन आई इक्वल टू हमने बोल दिया आर। इसका मतलब आपके जो आर है, तो आर का एक्चुअल में फॉर्मूला जो है ना, जिसको आर बोला गया, वो हमारा 2 एम ई एल अपॉन एन ई स्क्वायर टू और ए, ये है ध्यान रखना आर, इसको बोला गया आर, ठीक है। और ये सब के सब मटेरियल की प्रॉपर्टी और मटेरियल की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, है ना। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ पर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, टो टाइम, एल लेंथ वायर की लेंथ, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा इसमें भी आप ध्यान से देखो ना, इस फॉर्मूले भी आप ध्यान से देखो, तो ये जो मैंने इधर ब्रैकेट बनाया ना इधर की साइड ऐसे, या फिर आर को ही देख लो आप, तो अब आर को देखोगे तो आर के अंदर ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाला, ये मटेरियल का है कि वायर के अंदर किस चीज का मटेरियल है, ठीक है। और ये जो लेंथ है ना, और लेंथ और एक क्रॉस सेक्शन एरिया, वो वायर की साइज वगैरह या फिर उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वायर की लेंथ कितनी है और वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। और बाकी जो अंदर है ना, ये 2 एम ई एन ई स्क्वायर 2, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको बोला गया रजिस्टिविटी, ध्यान रखना, इसको बोला गया रजिस्टिविटी। मतलब यहां से फॉर्मूला और शॉर्ट हो गया, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसको बोला गया रजिस्टिविटी, क्योंकि ये रजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे, ठीक है। तो रो को क्या लिखा गया यहाँ पे, 2 एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ध्यान रखना,
इसको बोला गया रेजिस्टिविटी। तो ये पूरा कांस्टेंट था और ये किस पे डिपेंड करता था? मटेरियल पे। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। अच्छा, रेजिस्टेंस तो ध्यान रखना किस किस पे, रो पे भी डिपेंड करेगा, एल पे भी और ए पे भी, लेकिन जो रो है उसको बोला गया रेजिस्टिविटी, और वो किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन मटेरियल पे। अच्छा, इसका जो इनवर्स था, इनवर्स बोले तो सिग्मा, सिग्मा इसका इनवर्स था, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन ई स्क्वायर 2 अपॉन 2 me, और इसको बोला गया कंडक्टिविटी। ध्यान रखना, ये यहां से बेसिक बेसिक फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं आपके, ध्यान रखना। तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो रो भी आपका कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, और एल और ए वायर की लेंथ और उस पर डिपेंड करता है। मतलब जो R है आपका, वो आपका रो पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी और एरिया पे भी। जो रजिस्टिविटी है वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और जो कंडक्टिविटी है वो रजिस्टिविटी की उल्टी होती है, इनवर्स होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को जी से दिखाते हैं, वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, ध्यान रखना। तो जी आपका क्या है? कंडक्टेंस, और सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। आर क्या है? रेजिस्टेंस, और रो क्या है? रेजिस्टिविटी। चारों टर्म्स आपको याद होने चाहिए। इनके बीच में रिलेशन क्या है कि ये कांस्टेंट होता है, और इसीलिए हम ओम्स में जो लिखते हैं ना कि V अपॉन आई इक्वल टू आर, तो ये R जो आया है वो कांस्टेंट आया है आपका, V अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। तो R को इस तरीके से डिफाइन किया गया, ध्यान रखना। तो ये R के बारे में ध्यान रखना है आपको, मैंने अच्छे से डिटेल में अंदर तक की बात बता दी आपको, ओके, याद रह जाएगा। तो ये R का फॉर्मूला कहां से आया? V इक्वल टू आर अपॉन आई कहां से आया? ठीक है, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी का एक्चुअल फॉर्मूला, इस पूरे कांस्टेंट को रो बोल दिया गया, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। इसकी उल्टी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, रो का याद रखो तो उसका उल्टा कर देना, और रेजिस्टेंस का याद रखो तो कंडक्टेंस पूछे तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट। इलेक्ट्रिसिटी में कितनी रुकावट डाल सकता है वो, एक तरह से वायर का रेजिस्टेंस, कि कितना फ्लो को रोकेगा, है ना। ओके, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको जो भी ये फॉर्मूलेज है वो तो याद रखने, अभी इसका प्रूव है, एक तरह से ओम्स लॉ का प्रूव है ये, कि हाँ R इक्वल टू वी अपॉन आई आया कैसे, और R एक कांस्टेंट है, इसको रेजिस्टेंस बोला गया, और इसका एक्चुअल में फॉर्मूला इस तरीके से आया है, ओके। और इसी से फिर रो एल अपॉन ए बनाया गया, ओके। अब यहां पे और देख सकते हैं हम और भी छोटी छोटी चीजें, देखो वो तो चीजें ध्यान रखनी आपको, ठीक है। और भी चीजें इसमें क्या क्या याद रख सकते हो आप, देखो एक बार। आपको ये पता हो जाना चाहिए कि आई इक्वल टू क्या होता था हमारा? एन ई ए वी डी, ये था ना। तो याद करो जे इक्वल टू क्या होता था हमारा? जे इक्वल टू आई अपॉन ए, मतलब इसमें ए का डिवाइड दे तो क्या आ जाएगा बताओ? ए का डिवाइड दे तो ए से हट जाएगा सर। तो करंट डेंसिटी को आप लिख सकते हो एन ई वी डी, ये भी रिलेशन हो गया एक तरह से, है ना। हाँ भाई, ये लिख सकते हो ना। और अभी अभी देखो, आप एनी वीडी इनका फॉर्मूला पुट करते हो, यहाँ पे वीडी का भी फॉर्मूला पुट करते हो आप, अभी हमने निकाला था ना आर इक्वल टू ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे वीडी का फॉर्मूला पुट करते हो आप, तो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे वीडी का फॉर्मूला पुट करोगे ना, तो एन ई स्क्वायर तो इंटू ई अपॉन 2m। अरे ये अभी अभी देखा था हमने, क्या दिख रहा था ये आपको? याद करो, यहाँ पे अभी अभी देखा था ना, क्या ये रो को दिखा रहा है क्या? है ना। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये J इक्वल टू रो ई,
रो सिग्मा, सिग्मा ध्यान रखना, ये रो में तो ये आया था, सिग्मा में ये आया था, सिग्मा में इसका उल्टा होता था ना, एन स्क्वायर टू अपॉन 2m, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको हम सिग्मा बोल सकते हैं, ये देखो एन स्क्वायर ऊपर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं जे इक्वल टू 1 अपॉन रो, क्योंकि रो इसका उल्टा होता है ना, इनटू ई। तो आपको हो सकता है वो इस तरीके से दे, मतलब ई इक्वल टू, इसको ही बना लो आप, आपको ई इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, रो इंटू जे, इक्वल टू रो जे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे आपकी करंट डेंसिटी है, रो आपकी कंडक्टेंस है, ये है रेजिस्टिविटी, ठीक है, और सिग्मा आपका कंडक्टिविटी है। तो या तो ये याद रख लेना कि जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, या फिर इक्वल टू रो जे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो याद रख लेना है आप। इसका शॉर्ट तरीका याद रखने का, ई का मतलब ईद होती है, रोजे का मतलब ईद में ही रोजे होते हैं, है ना, तो ईद इक्वल टू रोजे, ऐसे याद रख लो, रो जे, रो का मतलब पता है ना, रो का मतलब क्या होता है बताओ, हाँ, रो का मतलब रेजिस्टिविटी, जे का मतलब करंट डेंसिटी, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच में ये रिलेशन यहां से आता है। ओके, चलो भाई, तो ये जो मैंने इधर लिखा है वो सारे सारे फॉर्मूलेज हैं, आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ है साहब कि ये कहाँ से आए, मैंने ये आपको बताया पूरा प्रूव करके कि ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से बना आपका, इसको यहाँ पे रो को ये क्यों बोलते हैं, और यहाँ पे सिग्मा को क्यों ऐसा बोलते हैं, 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ये क्यों बोलते हैं, और आर को, आर का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू एल अपॉन ए, ये आया था, याद है ना सब। तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं कि कैसे बने, बस इनके डेरिवेशन ध्यान रखना कि कैसे बने हैं। ओके, और ये जे और इसका भी मैंने अभी यहाँ पे बताया है, जे और ई के बीच में रिलेशन, क्योंकि जे इक्वल टू हम आई अपॉन ए बोलते हैं और आई इक्वल टू एनी बोलते हैं, तो ए से ए कट जाता है यहाँ पे। ओके, तो ये छोटे छोटे डेरिवेशंस है, इनको आप ध्यान में रखोगे तो इजीली समझ पाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपने देख लिया सर कि रेजिस्टेंस है ना, वो कंडक्टिव रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड होता है, और लेंथ पे भी होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी होता है। तो ये तो हमने देख लिया इसके स्ट्रक्चर वाइज कि ये ऐसे से डिपेंड करता है, लेकिन याद रखना कंडक्टर्स में इस पे तो डिपेंड करता ही करता है, इसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर में आप वेरिएशन करोगे तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा, रेजिस्टेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाए, और एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है कि आप कंडक्टर्स में ना टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो और तेजी से दौड़ने लग जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ता है, ध्यान रखना। चलो बताते हैं इसके बारे में और चीजें डिटेल्स में। ये मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे ए इक्वल टू क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ये क्वेश्चन, ये आप एक क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है, इसका एसएस ले लो एक, ये होमवर्क है आपके लिए, इजीली कर पाओगे मेरे हिसाब से। इसकी रजिस्टिविटी दे रखी है आपके पास, लेंथ दे रखी है, सभी को एमकेएस में कर लेना, और ये एरिया भी दे रखा है, एमएम स्क्वायर में दे रखा है, एमएम में करना है आपको, ठीक है। ओके, तो ये लास्ट होमवर्क है आपका, ये करके आना है आपको, अगली क्लास में ये डिस्कस करेंगे हम। ओके, चलो।